तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप लोग कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यार हम दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में जो समाकलन विधि से जो आपको एक गति के समीकरण देख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों समीकरणों की स्थापना करने वाले हैं। कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। तो थोड़ा सा यार आपको पहले समाकलन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर समाकलन के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो समाकलन से इनकी हम स्थापना कैसे कर पाएंगे। तो आओ हम थोड़ा सा समाकलन के बारे में आपको नॉलेज दे देते हैं। तो आओ जरा देख लो ध्यान से। तो आपको बेटा ये तो पता ही है कि जो समाकलन है क्या होता है बेटा? समाकलन होता है। इस समाकलन को इस वाले चिन्ह से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर किसी का समाकलन करना है तो ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा। लेकिन यार पहले साथियों, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। कभी dx लिखा होता है सर, कभी इस वाले चिन्ह के अंदर dt लिखा होता है सर, है ना, कभी इस वाले चिन्ह के अंदर dy लिखा होता है सर। कुछ कुछ लिखा होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा जो समाकलन है किसी चर के सापेक्ष में होता है। समाकलन जो है किसी चर के सापेक्ष में होता है। तो आप देखो इसके अंदर ये dx लिखा है, मतलब ये जो समाकलन है बेटा x के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। जैसे ये dt है तो यहाँ पर ये t के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ y है तो ये किसके सापेक्ष हो रहा है? y के सापेक्ष हो रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर चर लिखा होता है उसके सापेक्ष समाकलन होता है। जैसे आपको बता दें जो dx है, इस dx का समाकलन आपका बेटा क्या होता है? x होता है। dx का क्या होता है? x होता है। ठीक है, तो dt का क्या होगा सर? देखो dx है तो x हुआ, तो dt होगा तो t होगा, है ना। यहाँ dy होगा तो इसका समाकलन y होगा। क्लियर है मेरे बात साथियों? तो आपको ये ध्यान रखना है, dx का समाकलन x होता है, dt का t, dy का d। इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा नंबर होता, जैसे मान के चलो s होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? s आ जाता। तो कम से कम ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप राइट साइड में इनको भी लिख लेना कि dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे साथियों, समाकलन जो है उसमें एक लिमिट रखी जाती है कि मतलब आप समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हो, ये एक लिमिट रखी जाती है ना। और उस लिमिट को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे मान के चलो ये जो समाकलन हम x का कर रहे हैं, लेकिन x का समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं, वो लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो लिमिट कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो जैसे हम जो dx है इसका समाकलन x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कर रहे हैं, तो हम ये जो लिमिट होती है वो इसके ऊपर रख देते हैं। समझ आ रहा ना? तो dx का समाकलन हम कहां से कर रहे हैं? x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट रख दी जाती है। लेकिन जब ये जो समाकलन हम कर चुकते हैं ना, तो ये जो लिमिट है ना, इसके ऊपर हम वर्गाकार ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट ऊपर और नीचे वाली लिमिट नीचे, ऐसे रख देते हैं। फिर ये सर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो लिमिट हम बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाला मान रखते हैं और फिर नीचे वाला मान रखते हैं। तो देखो जैसे x की जगह, जो अंदर क्या है? x है, तो x की जगह हमें पहले क्या रखना है? 1 रखना है। तो x की जगह हमने पहले क्या रख दिया? 1 रख दिया। फिर माइनस लगाते हैं, फिर x की जगह हम नीचे वाली लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। वैसे अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो ये समाकलन आपको आता होगा, ये लिमिट सॉल्व करना आपको आती होगी। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब मैं इसको करा रहा हूं और मैं फिर इनको बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। तो आपको पता है ये गति के समीकरण है, v बराबर u प्लस at प्रथम है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर द्वितीय समीकरण है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये हमारा तृतीय समीकरण है। ये तो आपको नॉलेज में ही होगा। और आपको ये भी पता है u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग होता है, और ये त्वरण है, और s क्या है? विस्थापन है। इतना आपको नॉलेज होगा। और इसके अलावा ये भी आप जानते होंगे कि बेटा जो त्वरण है वो त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है बेटा? समयांतराल होता है ना। ठीक है, अब ये सर परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं ये हमें पता नहीं, तो आओ सुन लो बेटा। जो परिवर्तन है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना शब्द परिवर्तन, इस परिवर्तन को बेटा हम डेल से व्यक्त करते हैं या फिर डी से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना,
जो परिवर्तन है ना बेटा इसको डेल या टी से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? तो अब भी ध्यान रखना, देखो ये किस में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन, तो वेग को हम किससे व्यक्त करेंगे, v से, और परिवर्तन के लिए d लगा दो या डेल लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका dv। और समय अंतराल मतलब अंतराल, समय में परिवर्तन, समय अंतराल का मतलब क्या है, समय में परिवर्तन, तो समय को हम किससे व्यक्त करते हैं, t से, और परिवर्तन के लिए d, तो जो त्वरण a है इसका सूत्र क्या होता है बेटा, dv/dt। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। आओ हम अब प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। समय नहीं लगाना, चीजों को अच्छे से समझना, दिमाग में जमाना है, फिर हम स्थापना करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो v बराबर u प्लस at प्रथम समीकरण की स्थापना कर ले रहा है। ठीक है, तो भाई अब देखो वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय है, त्वरण है, तो मतलब कोई जो वस्तु है वो गति कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। जब प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो गति तो वस्तु कर रही होगी। तो हमने कुछ नहीं लिखा, एक लाइन लिखा, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण, मतलब समान त्वरण, त्वरण में परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं हम, त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम एक समान त्वरण से चला रहे हैं। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रही है। अब सरल रेखा एक सीधी रेखा है ना, तो इसमें गति कर रही है, तब t समय में वस्तु का वेग मान लिया v है। तो देखो समय हमने क्या दिया t, तो वस्तु का वेग क्या हो गया, हमने मान लिया v मान लिया, क्या मान लिया, v मान लिया। तो अगर हम समय अंतराल, समय में परिवर्तन करेंगे, ये जो t समय में वस्तु का वेग क्या है, v है, अगर हम समय में परिवर्तन करेंगे, देखो हमने समय में परिवर्तन कर दिया, t को हमने डेल t बना दिया, तो समय में परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ आप बताओ वेग में परिवर्तन भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल समय में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन भी निश्चित है। ठीक है, अगर मैं गाड़ी को तेज चलाऊंगा है ना, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन गाड़ी को मद्दा कर दूंगा, मतलब स्लो कर दूंगा, तो मैं देर में पहुंचूंगा। मतलब समय में जैसे ही परिवर्तन होगा तो वेग में भी परिवर्तन होगा, चाल में भी परिवर्तन होगा। तो d समय वस्तु का वेग v मान लिया, तथा समय अंतराल dt में वस्तु का वेग में परिवर्तन क्या मान लिया हमने, dv मान लिया, क्या मान लिया, dv मान लिया। तब जो आपका त्वरण है, जब आपका जो त्वरण है a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है? नहीं होगी, है ना। अब यहाँ देखो, जो इसको जो है, जो dt है आपका, ये आपका क्या है, dt है, dt को आप इधर ले जाओ, dt को आप कहाँ ले जाओ, a के पास, तो ये हो जाएगा a dt बराबर dv, a dt बराबर क्या हो जाएगा, dv। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप देखो ये dt है मतलब समय के लिए है, और ये dv है मतलब वेग के लिए है। किसके लिए है बेटा, वेग के लिए। ये समय जो है dt, यहाँ dt लिखा है ना, t लिखा है ना, मतलब ये समय है, और v लिखा है मतलब ये क्या है, वेग है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, समाकलन विधि से स्थापना करना है। तो ये जो समीकरण आपका आ गया है, इसको समीकरण नंबर आप 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन हम इसका करेंगे, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इसका हम समाकलन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, हमने यहाँ समाकलन करने पर लिख दिया, और इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे a, और ये dt, और इसका करेंगे तो इसमें भी समाकलन का हम क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अब देख बेटा, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। आप देखो ये किसका समाकलन हो रहा है, t का, किसका हो रहा है, t का, यहाँ किसका समाकलन हो रहा है, v का, है ना। तो अब जब t का समाकलन हो रहा है, तो समय कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कोई भी जो समय है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से प्रारंभ होगा। तो समय आपका समय के सापेक्ष हो रहा है, तो ये 0 से प्रारंभ होगा, तो ये 0, और 0 से हम कहाँ ले जा रहे हैं, t समय तक, तो यहाँ लिख दिया हमने t। ठीक है, अब ये क्या है, वेग। अब वेग कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रारंभिक वेग से। तो प्रारंभिक वेग हमारा u है, और अंतिम वेग हमारा क्या है, v है। तो हम वेग को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, u मतलब प्रारंभिक वेग से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं, v तक। आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको मैंने डी भी लिख दिया। ठीक है, समय हमने 0 से, देखो प्रारंभ से अंतिम तक ले जाते हैं, तो समय 0 से स्टार्ट होगा और t तक ले जाएंगे, और जो वेग है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, जिसको हम v तक ले जाएंगे। लेकिन हम 0 को है ना प्रारंभिक वेग बोलते हैं, तो हमने यहाँ u लिख दिया। क्लियर है? अब हम देखो a का समाकलन नहीं होगा, तो a हो जाएगा बाहर। ठीक है, a हो जाएगा बाहर, क्योंकि नियतांक जो है उसका समाकलन नहीं होता, तो a को हमने कर दिया बाहर। अब अंदर बेटा क्या बचा है, ये हमारी लिमिट लगी है 0, और ये लगी है t, और अंदर बचा है dt, और यहाँ पर बेटा क्या है, तो देखो
हाँ, इसका समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? dv का क्या होगा? v हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था dx का समाकलन क्या होता है? x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा? v। लेकिन जो लिमिट होती है, हम एक वर्गाकार ब्रैकेट लगाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ऊपर क्या थी? v, और नीचे क्या है? u। तो ये दोनों लिमिट को हम ऐसे रख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे बेटा हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी जगह कम होने के कारण यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये अब आपको पता है। ठीक है, चलो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका a है, तो ये a तो बाहर ही रहेगा, a तो बाहर ही रहेगा बेटा। ठीक है, और dt का क्या हो जाएगा बेटा? जैसे dx का x होता है, तो dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ये हो गया t। अब ये जो लिमिट है, एक वर्गाकार ब्रैकेट लगा के हम कहाँ रख देंगे बेटा? ऊपर रख देंगे। ये 0 और ये रहा t। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं। तो ये हो गया बराबर बेटा क्या है हमारा? अब ये जो लिमिट है इसके अंदर हम रख देंगे, या फिर इसको एक बार ज्यों का त्यों लिख दो, क्योंकि दोनों की लिमिट हम साथ में रख देंगे। ये भी रहा और ये भी रहा। अब ये जो लिमिट है इसके अंदर रखना है, पहले ऊपर वाली रखना है और फिर नीचे वाली रखना है। ठीक है, तो ये a बाहर रहने दो। तो जो t की जगह है, पहले क्या रखेंगे? ऊपर वाली लिमिट। तो t की जगह क्या रखेंगे? t, क्योंकि ये t है ना, तो t की जगह एक बार t ही रख देंगे, और फिर t की जगह एक बार क्या रखेंगे? 0, क्योंकि माइनस करके रख देंगे, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले अब v की जगह ऊपर वाली लिमिट, फिर नीचे वाली। तो v की जगह एक बार क्या रखेंगे? हम v रखेंगे, तो v आ जाएगा, और v की जगह एक बार क्या रखेंगे? माइनस करके u रखेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब जो है इसका अंदर गुणा कर दो। अब देखो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये t बचेगा, तो ये 80 हो गया, ये आपका v और ये माइनस u। अब जो माइनस वाला u है इसको आप बराबर के इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का, और सॉरी प्लस का u, और ये प्लस का आपका 80, प्लस का 80 बराबर क्या है? v। तो या फिर आपको v को इस तरफ लिख देना, तो v बराबर ये आपका u प्लस 80, u प्लस 80, जो आपका कौन सा समाकलन हो गया? प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा क्या है? कठिन, क्योंकि इसमें समाकलन है। आपको एक बार समाकलन अच्छे से आता है ना, तो फिर ये कठिन नहीं है, लेकिन समाकलन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है ना। बट टेंशन नहीं है, हमने एक एक चीज बहुत आराम से समझाई है। आई होप आपको समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से दिक्कत नहीं होगी।